जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेमो लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। तो हम आज हिस्ट्री के बारे में एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सामने एक वर्ड आ रहा है, आपने सुना होगा या अभी मैंने लिया अभी, हिस्ट्री, इतिहास। तो इतिहास क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में यही आना चाहिए, सर आप एक ऑफिसर हैं, ऑफिसर होके वर्ड्स की समझ होना बहुत ज़रूरी है। सर शब्दों का ही खेल चलता है दुनिया में, जो अच्छा बोलेगा, जो अच्छा शब्दों को समझेगा, वो आगे रूल करेगा। तो सबसे पहला हमारे सामने वर्ड है, मैंने नाम लिया हिस्ट्री। तो जब मैं पूछता हूं मैक्सिमम लोगों से, मैक्सिमम कि हिस्ट्री की सबसे जनरलाइज डेफिनेशन क्या है, तो वो सर तुरंत घूम के बोल देते हैं कि सर दैट हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, भूतकाल में घटित घटनाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, मैं मना नहीं करता हूं, बट सर मैंने कहा ना अभी, छोटे छोटे वर्ड्स बहुत डिफरेंसेस लाते हैं। आप आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग तो सभी लोग करते हैं, आपकी आंसर राइटिंग को क्या अलग बनाता है, वो होते हैं कुछ कीवर्ड्स। जैसे आपने बोला स्टडी ऑफ पास्ट, सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, बट जो वर्ड एक यहां पे मिसिंग है, वो इस डेफिनेशन को इनकम्प्लीट बनाता है। जो वो वर्ड यहां पे मिसिंग है, क्रोनोलॉजिकल। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजिकल पास्ट। क्रोनोलॉजिकल यानी कि हमारी जो कहानी शुरू होती है वो स्टोन एज से शुरू होती है, फिर 1947 पे आती है, और फिर 1947 के बाद आज प्रेजेंट डे 2025 तक चलती है। हम कभी भी 2030 की घटना तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, कभी नहीं। तो इसीलिए जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है क्रोनोलॉजिकल, कालानुक्रमिक। ध्यान रखिएगा सर, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपके आंसर्स को एक आम आंसर से अलग बनाते हैं। कीवर्ड्स, स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजिकल पास्ट। अब अगर हम बात करें हिस्ट्री को जनरली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है एज पर योर सिलेबस, तो जब मैं ये पूछता हूं तो तुरंत बच्चे कहते हैं 3 पार्ट में। ठीक है सर, ये भी बिल्कुल ठीक है, आप गलत नहीं है सर, आपको सब कुछ पता है, आप सर्वज्ञाता हैं, बट जो आपको पता है उसी में हम थोड़ा थोड़ा अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले सर आप बोल देते हैं एंशिएंट, फिर आप दूसरा बोल देते हैं सर मेडिवल, फिर आप थर्ड बोल देते हैं सर मॉडर्न, फोर्थ आ जाता है जहां से बच्चे जो मिस कर देते हैं, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिफ्थ वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड सिक्स्थ इज आर्ट एंड कल्चर। ये पूरे 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलके हिस्ट्री बनाते हैं और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी बनाते हैं। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। अब अगर हम बात करें तो जो एंशिएंट और मेडिवल है, अगर आप अपना सिलेबस देखें सर, इस तैयारी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिलेबस, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एस्पिरेंट सिलेबस देखते ही नहीं है। वो ये सुनते हैं कि दैट एवरीथिंग अंडर द सन इज योर सिलेबस। टोटली नॉनसेंस, टोटली। यूपीएससी एक प्रॉपर सिलेबस जारी करता है, और तैयारी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर सिलेबस। आपको कहीं भी जाना हो तो आपको दिखाया जाता है रास्ता, भाई ऐसे जाना है, लेफ्ट मुड़ जाना है, फिर राइट मुड़ जाना है, आगे तुम्हारी मंजिल आ जाएगी। तो सर ये जो आपका सिलेबस है ये गाइड की तरह काम करेगा। और जब आप सिलेबस देखोगे तो सर एंशिएंट और मेडिवल, सर ये मेंस का एक्सप्लिसिट हिस्सा नहीं है, ये सिलेबस में मेंस में मेंशन नहीं करता है। तो यहां पे कई बच्चे कहते हैं सर एंशिएंट मेडिवल को छोड़ दिया जाए। ये भी एक बच्चों के बीच बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, सर एंशिएंट मेडिवल को हम छोड़ देते हैं। नहीं सर, एंशिएंट मेडिवल से कनेक्ट करके आर्ट एंड कल्चर के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है। एंशिएंट मेडिवल का रेफरेंस लेके आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम लोग जो बोलते हैं ना कि यार छोड़ दो एंशिएंट मेडिवल, चल जाएगा, नहीं सर, आपको गलती नहीं करनी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल हिस्ट्री की भी होनी चाहिए।
तो मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये चारे आपके मेंस का हिस्सा हैं। ठीक है। अब तो हमने बोला कि जनरली सर हिस्ट्री 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। अगर हम मेनली बात करें, मेनली मुख्यतः, तो हिस्ट्री जो है सर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एंशिएंट, मेनली मेडिवल और मॉडर्न। टाइम पीरियड देखेंगे तो 10 लाख बीसी से 712 एडी, मेडिवल में 712 एडी से 1707 एडी, और मॉडर्न 1707 एडी से 1947 एडी। फिर इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है दैट इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। अब क्या कभी आपने सोचा सर कि सर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की क्या जरूरत है? मैं मैक्सिमम बच्चों से पूछता हूं तो मुझे बड़े अजीब अजीब आंसर मिलते हैं कि सर ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। एक ने तो एक बार मुझसे बड़ी बढ़िया बात कही कि सर बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से इसको 3 छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है सर, आपने सोचा, अच्छा सोचना आपका काम है, हमारा आपको सोचवाना काम है। क्योंकि सर ये जो गेम है यूपीएससी का, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे है। अंडरस्टैंडिंग, जिसकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस। यहां रटने वाला कभी नहीं जीतेगा, यहां समझने वाला जीतेगा। क्या जरूरत थी 3 पार्ट में डिवाइड करने की? सर मैं आता, आपको यहां 10 लाख बीसी यानी स्टोन एज से शुरू करता और 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पे समाप्त कर देता। बट आखिर क्या जरूरत पड़ी कि हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न? तो सर समझना, ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए नया हो। समझना सर, जब जब हिस्ट्री में मेजरली, वर्ड ध्यान रखना, मेजरली, माइनर नहीं, मेजरली, जब जब हिस्ट्री में 4 मेजर टाइप ऑफ चेंजेस आएंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल, जब जब हिस्ट्री में 4 मेजर टाइप ऑफ चेंजेस अकर होंगे तब तब हिस्ट्री का नाम बदलेगा। अब जैसे देखते हैं 712 एडी में क्या हुआ, तो आप कहोगे सर सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन, मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन होता है एंड इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। और ये आए यहां पे इंडिया के एक पोर्शन पे रूल करने लग गए। जब ये आए रूल करने लगे तो सर सोशल चेंजेस आएंगे, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आएंगे, क्योंकि पूरा एक नया धर्म इंडिया में आया, इस्लाम। इकोनॉमिक्स, जब ये रूल करेंगे तो भैया बाद में ये अपने तरीके के पैसे भी लाएंगे, जीतल आया, टंका आया, दिनार आया। पॉलिटिकल, पूरा पर्शियन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये लेके आए जब तक इन्होंने रूल किया। कल्चरल चेंजेस, कल्चरल, इंडिया में सर मुहर्रम नहीं होता था, इंडिया में बकरीद नहीं होती थी, इंडिया में ईद नहीं होती थी। तो 4 मेजर चेंजेस आए विद द अपकमिंग ऑफ इस्लाम, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। तो हमारा हिस्ट्री का नाम पड़ गया सर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। अब चलो फिर से देखते हैं। तो सर 1707 एडी में आप कहोगे सर ऐसा क्या खास हो गया? 1707 एडी में क्या होता है सर? डेथ ऑफ लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। लास्ट वर्ड ध्यान देना, पावरफुल मुगल। और वो लास्ट पावरफुल मुगल कौन था? तो आप कहोगे सर इट वॉज औरंगजेब। कहोगे सर औरंगजेब के डेथ से क्या लेना देना? अगर मैं थोड़ा सा दिमाग खर्च करूं तो अगर आप बोलना चाह रहे हो यहां यूरोपियंस को या इंग्लिश को लेके, तो सर इंग्लिश तो 1600 में ही आ गए थे, तभी हिस्ट्री का नाम क्यों नहीं चेंज कर दिया गया? मॉडर्न हिस्ट्री क्यों नहीं रख दी गई? सर पॉइंट टू बी नोटेड, इसीलिए मैंने यहां पे वर्ड लिखा। मैंने क्या ना कहा ना सर, शब्दों की महिमा,
सर शब्दों की महिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द समझने बहुत जरूरी हैं, इसीलिए हमारी शुरुआत होती है हिस्ट्री वर्ड से। तो हमने सबसे पहले समझा क्या है हिस्ट्री, क्या है लास्ट पावरफुल। सर ये अंग्रेज आ जरूर गए 1600 में, बट ये डोमिनेटिंग पावर नहीं थे, ये रूलर्स नहीं थे, दे आर जस्ट अ मियर ट्रेडिंग एंटाइटी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मुगल्स। जब अंग्रेज चाहते, जब मुगल चाहते इनको भगा देते। और अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई किसकी परमिशन से? जहांगीर की परमिशन से। बट औरंगजेब की डेथ के बाद ये धीरे धीरे जो यूरोपियन पावर्स थी ये धीरे धीरे सत्ता में आने शुरू हुए। अब फिर से देखो सर सोशल चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, बिकॉज ये सब क्रिश्चियंस हुआ करते थे। सर इकोनॉमिक चेंज, आज की मॉडर्न करेंसी इन्हीं की देन है। सर पॉलिटिकल चेंज, क्या बोले सर, आज का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जिसके लिए आज हम लड़ रहे हैं, IAS IPS इन्हीं की देन है। सर कल्चरल चेंजेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। इंडिया में क्रिसमस आया, ईस्टर आया, तो इसलिए 1707 से जब से ये जो नया रूलिंग वर्ग था, नया रूलिंग वर्ग ये धीरे धीरे सत्ता में आने लगा, रूल में आने लग गया, तब हमारा नाम पड़ गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब मान लो इसी के आगे सर मान लो एक नया वर्ग आ जाए, एलियंस। अब मान लो इंडिया पे आ जाएं एलियंस, एलियंस आ जाएं और ये रूलिंग बन गए, रूलर्स, रूलिंग पार्टी। सर सोशल चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा सर, एलियंस तो धरती पे थे नहीं। सर जब रूल करेंगे तो अपना पैसा लेके आएंगे, सर रूल करेंगे तो अपने तरीके की पॉलिटिक्स लेके आएंगे। सर त्योहार भी तो मनाएंगे कुछ ना कुछ, तो हो सकता है चौथा मेजर हिस्ट्री का हिस्सा जुड़ जाए, एलियन हिस्ट्री। खैर फिलहाल अभी तो नहीं है जब जुड़ेगा तब देखेंगे एलियन हिस्ट्री के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली हिस्ट्री को मेजरली 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ऑन द बेसिस ऑफ मेजर चेंजेस अकर्ड एट दैट टाइम। जब न्यू क्लास रूल में आएगा, न्यू क्लास, यहां पे न्यू क्लास कौन रूल में आया? मुस्लिम्स। यहां पे न्यू क्लास कौन रूल में आया? सर यूरोपियंस। यूरोपियंस में वो भी मेजर कौन? अंग्रेज, इंग्लिश। इसलिए नाम पड़ गया सर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब मान लो एलियंस आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एलियन हिस्ट्री। 4 टाइप ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस, 4 मेजर टाइप ऑफ चेंजेस। अब चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले फिर हम जानेंगे कि सर व्हाट इज मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने कहा ना सर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शब्द बोले तुरंत उसका मतलब समझिए, उसको क्वेश्चन मार्क कीजिए। व्हाट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? सो व्हाट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बेसिकली द transformation and the transformation of what? The transformation of old order to new order। अब फिर तुम कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं ऑर्डर, ओल्ड ऑर्डर क्या है, न्यू ऑर्डर क्या है? ओल्ड ऑर्डर और ये न्यू ऑर्डर क्या है? तो ये मैं तब बताऊंगा जब जो हमारा न्यू क्लास है, न्यू क्लास, मैंने न्यू क्लास कौन, मैंने तुम्हें बताया ना, यूरोपियंस। जब ये न्यू क्लास डोमिनेटिंग में आएंगे तो अपने साथ ये न्यू ऑर्डर लेके आएंगे, यानी न्यू रूलिंग टेक्निक्स लेके आएंगे। और चूंकि ये डेमो लेक्चर है, डेमो, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि on 23 June 1757 the medieval ages of India ended and her modern age began। फिर से सुनना, on 23 जून, डेट देखो क्या दे रखा है, डेट 23 जून 1757। अब ये डेट में हुआ ऐसा क्या था? तो सर बैटल ऑफ प्लासी,
इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद सबसे पहली बार अंग्रेज जो है सत्ता में आए। इन्होंने इनडायरेक्ट सत्ता को अपने हाथों में लिया, ये रूल में आए। तो इसीलिए सर क्वेश्चन पूछा गया ऑन 23 जून 1757 द मेडिवल एजेस ऑफ इंडिया एंडेड एंड हर मॉडर्न एज बिगेन। इसीलिए मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या दी, या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या दिया जाता है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड ऑर्डर टू न्यू ऑर्डर। अब ये ओल्ड ऑर्डर और न्यू ऑर्डर क्या है? तो सर समझना, बहुत ध्यान से समझना, बराबर सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो द ओल्ड ऑर्डर हैज मनसबदारी, जमींदारी सिस्टम। द न्यू ऑर्डर हैज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम, लैंड रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम। The old order has centralized monarchy, centralized, while the new order has bureaucratic administration, bureaucratic administration. The old order has religious and personal laws, religious and personal laws. Example, hadith. While the new order has codified laws, codified. Example, you will say IPC, Indian Penal Code. The old order has self-sufficient agriculture, while the new order has commercialized agriculture, commercialized. So when the new class, that is Europeans, came in power, the old order was replaced by new order. और मैंने अभी आपको ये बताया व्हाट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड ऑर्डर टू न्यू ऑर्डर। सी, ओल्ड ऑर्डर मनसबदारी, जमींदारी, सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर, रिलीजियस एंड पर्सनल लॉज। न्यू ऑर्डर लैंड रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोडिफाइड लॉज एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। तो बेसिकली तुम्हें समझाने के लिए मैंने यहां पे एक आइडिया दे दिया, व्हाट डू आई मीन बाय द ओल्ड ऑर्डर एंड न्यू ऑर्डर। बेसिकली ये हमारा टॉपिक कब आता है ओल्ड ऑर्डर एंड न्यू ऑर्डर समझने का? जब हम बैटल ऑफ प्लासी पढ़ते हैं। हमारा पूरा एक टॉपिक आएगा राइज ऑफ इंग्लिश इन बंगाल, तब हम इसको फिर से रिवीजन करेंगे। अभी चलते हैं। तो हमारी जो सर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है, कब से होती है? फ्रॉम द यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है सर? यूरोपियों का भारत आगमन, यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, यूरोपियों का भारतीय आगमन। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि सर वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। क्यों भैया, उसके पहले भारत नहीं था क्या? सर था। वास्को डी गामा ने भारत के लिए सी रूट की खोज की। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। नाउ तुम्हारे मन में तुरंत क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि सर क्या जरूरत पड़ी, वाई व्हाट देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट? सर लैंड रूट के थ्रू पहले ट्रेड होता था, बिल्कुल होता था सर। तो सर क्या जरूरत पड़ी कि उतनी दूर से हमें एक सी रूट खोजना पड़ा? सर यही क्यूरियोसिटी आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाती है, एक अच्छा ऑब्जर्वर बनाती है, एक अच्छा लिसनर बनाती है। और जो जितना समझेगा इस गेम में उतनी तेजी से ऊपर उठेगा, उसका पारा उतनी तेजी से ऊपर उठेगा।
क्या जरूरत पड़ी सर सी रूट खोजने की? तो ये कहानी है सर 14th सेंचुरी की। 14th सेंचुरी में अब अगर तुम मैप देखो, मैप सर बहुत जरूरी, मैप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब अगर आप एशिया का मैप देखें तो एक कंट्री है जिसका नाम है टर्की। अगर आपने मैप दे रखा हो तो अब आप एशिया से जब यूरोप की तरफ जाओगे तो टर्की को बोलते हैं गेटवे टू यूरोप, और जब आप यूरोप की तरफ से एशिया की तरफ आओगे तो एशिया को टर्की को क्या बोलते हैं? गेटवे टू एशिया। टर्की का कुछ पोर्शन थोड़ा सा यूरोप में पड़ता है और मेजर पोर्शन एशिया में पड़ता है। तो पहले टर्की के थ्रू लैंड रूट से ट्रेड होता था, बट 14th सेंचुरी में क्या होता है, वहां पे एक एम्पायर आता है जिसका नाम होता है ऑटोमन एम्पायर। ये लैंड रूट से ट्रेड नहीं करने देते थे। ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल लैंड रूट्स एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एंड दिस लेड यूरोपियंस टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। अब क्या जरूरत पड़ी, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या जरूरत पड़ी इंडिया में आने की इन यूरोपियंस को? क्यों भैया, इनके क्या नहीं था? तो जब मैं पूछता हूं लोगों से कि क्या जरूरत पड़ी, तो उनके दिमाग से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, सर मसाला। अरे भैया, सिर्फ मसाला लेने थोड़ी आए थे भाई, सिर्फ मसाला लेने थोड़ी। मसाला इज वन ऑफ द रीजंस। इंडिया को सर, इंडिया को हम गोल्डन बर्ड के नाम से जानते थे। गोल्डन बर्ड क्यों? पहला रीजन, नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया में सर भर के नेचुरल रिसोर्सेज थे। नेचुरल रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इंडिया के पक्ष में रहा, बिकॉज वी हैव मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स, एंड मिनिमम इंपोर्ट्स। सर सिर्फ इंपोर्ट्स कुछ ही चीजें होती थी, और वो भी जो इंपोर्ट होता था वो शाही वर्ग के लिए, घोड़े, शराब। इंपोर्ट जो होते थे वो सिर्फ शाही वर्ग के लिए। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हो सकता है आपको सुन के बड़ा अजीब लगे, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, मॉनसून। जब मैं पूछता हूं मॉनसून ने कैसे इंडिया को गोल्डन बर्ड बनाया, तो लोग तुरंत कहते हैं हाँ सर एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया होता था। ठीक है सर, तो ड्रॉट कैसे आते थे, अकाल कैसे पड़ता था अगर सिर्फ मॉनसून से एग्रीकल्चर ही होता था? इस मॉनसून ने क्या किया? इस मॉनसून ने सर इंडिया को ईस्ट एंड वेस्ट के ट्रेड का हब बना दिया। कैसे कहोगे सर, ये तो आप नई चीज बता रहे हैं। कैसे मॉनसून ने इंडिया को ईस्ट एंड वेस्ट के ट्रेड का हब बना दिया? अब तुम थोड़ा मैप देखो और समझो। हिस्ट्री समझने के लिए ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज हिस्ट्री डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफी। सर हमारे कपड़े पहनने का स्टाइल, हमारे खाने का स्टाइल, सब कुछ ज्योग्राफी पे है, सब कुछ। अब तुम देखो, ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल। अब इंडिया में
मॉनसून का ऑनसेट कब होता है? तो आप कहोगे सर जून में। जून में। अब आप जून में अरब सागर में मान लो ये आपका जहाज है और आपने अपनी जहाज छोड़ दी और आपकी स्टीयरिंग अब मॉनसून के हाथों में, तो आपका सर नेचुरल डेस्टिनेशन क्या होगा? नेचुरल डेस्टिनेशन आपका सर नेचुरल डेस्टिनेशन होगा इंडिया में। अब अक्टूबर में रिटर्निंग मॉनसून, अब आप यहां पे हैं बे ऑफ बंगाल में, आपकी ये शिप, और आपने अपनी स्टीयरिंग दे दी मॉनसून को, तो आपका नेचुरल डेस्टिनेशन क्या होगा? नेचुरल डेस्टिनेशन क्या होगा? इंडिया। तो मॉनसून ने क्या किया सर? मॉनसून ने भारत को ईस्ट और वेस्ट के ट्रेड का हब बना दिया। और भारत में आक्रमण होना कोई नई बात नहीं है। भारत में आक्रमण होना कोई नई बात नहीं। वाई? बिकॉज प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। समृद्धि कभी भी कमजोरी के साथ नहीं टिकती। प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। जब जब भारत पे कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, या सेंट्रल अथॉरिटी थी ही नहीं, तब तब भारत पे आक्रमण हुए। सर आर्यंस आए, कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं, स्ट्रॉन्ग की तो बात ही छोड़ दो, तो आर्यंस आए, ठीक है। फिर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी आई, दैट वाज मौर्यास, एंड दैट पीरियड वाज द टाइम ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नो फॉरेन इन्वेजन हैपेंड। बट जैसे ही मौर्यास का डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो इंडो ग्रीक्स आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए। मौर्यास के बाद फिर एक पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी आई, दैट इज गुप्ताज। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का पीरियड रहा, और जब गुप्ताज कमजोर हुए तो फिर से हुणाज आए। 1000 AD was no powerful central authority, टर्क्स आए। टर्क्स के बाद मंगोल्स आए, मंगोल्स के बाद मुगल्स आए। तो जब जब पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी या सेंट्रल अथॉरिटी ही नहीं थी, तब तब भारत पे आक्रमण हुए। बट ये जितने भी आक्रमण हुए, इन सब में सर एक सिमिलरिटी थी, दे ऑल आर सेंट्रल एशियंस, दे ऑल आर सेंट्रल एशियंस, ये सब मध्य एशियाई थे। और जब ये भारत में आए तो इन्होंने भारत की जो आर्थिक संपदा थी उसका इन्वेस्टमेंट भारत में ही किया, ये बाहर नहीं ले गए। इसीलिए कहा जाता है रेदर देन इट वॉज द अरेबियनाइजेशन ऑफ इंडिया, इट वॉज द इंडियनाइजेशन ऑफ अरब्स। तो भारत का जो धन था वो भारत में ही रहा। बट 15th सेंचुरी में सर 15th सेंचुरी में जो नया सेक्शन आया ये थोड़ा डिफरेंट था, दैट वाज यूरोपियंस। सर इनका कॉन्टिनेंट डिफरेंट तो इनकी हरकतें भी डिफरेंट थी। ये जो क्लास आया ये भारत की आर्थिक संपदा को यहां से लेके गया, इसने इंडिया की संपदा इंडिया में ही नहीं इन्वेस्ट की। देयर वॉज द बिगिनिंग ऑफ द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। तो जब जब भारत पे कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी या सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, तब तब भारत पे आक्रमण हुए। सर आर्य आए, इंडो ग्रीक्स आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, हुण आए, तुर्क आए, मंगोल आए, मुगल्स आए, अंग्रेज आए, और आज आतंकवादी आ रहे हैं। So 14th century
द ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल द लैंड रूट्स एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। इंडिया गोल्डन बर्ड प्लस यूरोप ठंडी जगह, इनको चाहिए थे मसाले, which led to the Europeans to discover sea route to India. And the first European who came to India was a Portuguese national, and his name was Vasco da Gama. So first European to come to India was a Portuguese national in 1498, and his name was वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। और जब ये आया तो जब आइटम्स यहां से लेके गया, मसाले, ब्लैक पेपर, तो इसको सर 60 गुना का फायदा हुआ। 60 गुना, यानी 1 रुपया का सामान ले गया, उसको 60 रुपए में बेचा। दिस वॉज द मोटिवेशन फॉर अदर यूरोपियंस। अब तुम्हारे पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे पिताजी तुमको पीटे और भेज दिए दिल्ली तैयारी करने को जाने के लिए, जाओ तैयारी करो। एंड द पोर्टुगीज हैड ग्रेट नेवल सुपीरियरिटी। ग्रेट नेवल सुपीरियरिटी। ग्रेट नेवल सुपीरियरिटी। अभी तक इंडिया में बहुत स्ट्रांग नौसेना नहीं थी। ये जो एक नया क्लास आया पोर्टुगीज, इनके पास एक बहुत ही स्ट्रांग नौसेना थी, नेवल सुपीरियरिटी। एंड दिस नेवल सुपीरियरिटी enabled them to dominate seas, enabled them to dominate seas। बट क्या सिर्फ सेना होना सफिशिएंट है किसी भी जगह को डोमिनेट करने के लिए? नहीं सर। अगर आपके पास चूहों की सेना हो, चूहों की, और उसका कमांडर जो है वो शेर हो, तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस दैट यू आर गोइंग टू विन द बैटल। अगर आपके पास अगर शेरों की सेना हो, शेरों की, और उसका कमांडर जो एक चूहा हो, देयर आर मैक्सिमम चांसेस दैट यू आर गोइंग टू लूज द बैटल। अलॉन्ग विद द ग्रेट नेवल सुपीरियरिटी, द फर्स्ट ग्रेट जनरल टू कम टू इंडिया वॉज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यानी खतरनाक सेना के साथ आता है भारत में एक खतरनाक जनरल, विच इनेबल्ड देम टू डोमिनेट सीज। समुद्र पे इन्होंने दबदबा स्थापित कर लिया। एंड दे लॉन्च्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसी ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इन्होंने एक और सिस्टम स्टार्ट किया, which was known as Carter system. And what was this Carter's? Carter's basically a sea pass. मतलब अगर आपको इंडियन ओशन रीजन में ट्रेड करना है तो आपको इन पोर्टुगीज की परमिशन लेनी पड़ेगी और कार्टर्स नाम का ये पास लेना पड़ेगा। So what was the Carters? Basically it is a sea pass. Sea pass to trade in Indian Ocean region. Sea pass to trade in Indian Ocean region. और उस समय मुगल्स रूल कर रहे थे। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर कि मुगलों से जाके कंप्लेन काहे नहीं करते? अगर आप बिना इनकी परमिशन के अपना जहाज लेके ट्रेड करने निकल गए तो सर आपको ये समुद्र के बीच में ही मार के लूट लेते थे। कहोगे सर तो मुगलों से कंप्लेन क्यों नहीं करते थे? तो सर मुगल जमीन पे तो अच्छा लड़ते थे, बट इनके पास नौसेना थोड़ी थी। जो नौसेना थी भी वो बहुत स्ट्रांग नहीं थी। और सर ये डोमिनेंस सन 1612 तक मेंटेन रहा।
1600 में आ गए थे इंग्लिश। और 1612 में क्या होता है, स्वाली एक जगह है गुजरात के पास, वहां पे इंग्लिश और पोर्टुगीज में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ स्वाली। और वहां पे अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। इंग्लिश डिफीटेड पोर्टुगीज। तब जहांगीर अंग्रेजों को बुलाता है, कहता है यार तुम लोग तो बड़े काम के आदमी हो। और तब जहांगीर ने परमिशन दी टू सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली लीगल फैक्ट्री, परमानेंट फैक्ट्री जिसे बोलोगे, वो 1613 में कहाँ लगाई, कहाँ पे, तो बोलोगे सर सूरत में। तो इनका डोमिनेंस मेंटेन रहा। और डोमिनेंस डिक्रीज कब हुआ, कब, बैटल ऑफ स्वाली 1612, पोर्टुगीज वर्सेस इंग्लिश, and here English defeated Portuguese, and after this Jahangir permitted English, Jahangir permitted English to open their first factory at सूरत in 1613। कि बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन था पोर्टुगीज से रिलेटेड, जो कुछ फैक्ट्स आपके पीटी में भी पूछे जाते हैं। आपका जो लेक्चर का तरीका होगा सर वो समझ लीजिए पहले, जो आपकी अप्रोच रहेगी और जो लेक्चर्स होंगे सर वो प्री कम मेंस के होंगे। और एक बात समझ लो, प्री की अलग क्लास नहीं चलती और मेंस की अलग क्लास नहीं चलती। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि सर प्री की तैयारी अलग है और मेंस की तैयारी अलग है, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, समझ जाइएगा। जो प्री कम मेंस की तैयारी होती है, इंटीग्रेटेड तैयारी, मेंस की आपकी क्लासेस चलती हैं और प्री के फैक्ट्स इसी में इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्री कम मेंस, मेंस की क्लासेस और प्री के फैक्ट्स इसी में इंटैक्ट रहेंगे। तो पहला यूरोपियन जो भारत में आए वो थे पोर्टुगीज 1498। पोर्टुगीज के बाद आते हैं डच 1595। ये आके गए थे 1595 में, बट इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी, 1602 में। ठीक है, डच, इनका इंटरेस्ट इंडिया में नहीं था, इनका मेन इंटरेस्ट था इंडोनेशियन आइलैंड में, जिसको हम स्पाइस आइलैंड से भी बोलते हैं। मेन इंटरेस्ट इन इंडोनेशियन आइलैंड्स। इन्होंने भी एक बार अपने पंख खोलने की प्रयास किया, पंख खोलने की कोशिश की कि भैया हमारे भाई लोग लड़ रहे हैं, हम भी लड़ लेते हैं। तो इनके साथ युद्ध हो जाता है, बैटल ऑफ कोलाचल 1741 में। किसका, किससे, राजा मार्तंड वर्मा से। राजा मार्तंड वर्मा कौन थे, कहाँ के राजा थे, ट्रावणकोर के, ट्रेवनकोर। और वर्सेस डच। मार्तंड वर्मा ने गिरा गिरा के मारा, इन्होंने कहा बस सरकार, काम खत्म, हमारे बस का नहीं है लड़ना। ठीक है, थर्ड आते हैं ब्रिटिश, कब, 1600 में। इनके बारे में तो सर हम आगे पूरी कहानी पढ़ेंगे। ब्रिटिश के बाद आते हैं डेनिश, सबसे अच्छे लोग, कहते हैं सर हमको कुछ करना ही नहीं, हमको कोई लेना देना है और ना इनके बारे में हमें कुछ पढ़ना है। और सबसे लास्ट में जो आते हैं फ्रेंच 1664, और जो इंडिया के लिए सबसे बड़ी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं।
और इन्हीं के बीच होता है, इनके और अंग्रेजों के बीच चलता है 20 ईयर्स ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। और फाइनली इन द बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश इन 1760 फ्रेंच भी इंडिया से वॉश हो जाते हैं। अब देखो मेजर चार पार्टीज कौन कौन सी? पोर्टुगीज, डेनिश से कोई लेना देना नहीं था, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। पोर्टुगीज और इंग्लिश, इन दोनों के बीच तो हो जाता है भैया समझौता। और समझौता कैसा? मैट्रिमोनियल अलायंस। प्रिंस चार्ल्स टू ऑफ ब्रिटेन एंड कैथरीन ब्रिगेंजा मैरिड। और दहेज में क्या देते हैं ये पुर्तगाली? बॉम्बे, टेरिटरी हमारी, और दे रहे हैं ये दहेज में। चार्ल्स टू एंड कैथरीन ब्रिगेंजा। तो इन दोनों के बीच समझौता हो गया। अब अंग्रेजी पुर्तगाली भैया ससुर दामाद हो गए, और दामाद जी के खिलाफ जाया नहीं जा सकता, तो पोर्टुगीज इंपीरियलिज्म के गेम से बाहर हो गए। और डच और अंग्रेजों के बीच समझौता हो गया। भैया डचों ने कहा एक काम करो, हमको स्पाइस आइलैंड दे दो, तुम इंडिया रखो, हमें नहीं खेलना इंपीरियलिज्म का गेम, हम हो जाते हैं बाहर, हमें नहीं खेलना ये इंपीरियलिज्म का गेम। बट जिन दो पार्टीज के बीच समझौता नहीं हो सका वो थे अंग्रेज और फ्रेंच। इन दो पार्टीज के बीच समझौता नहीं हुआ, और इन्हीं दोनों के बीच चलता है 20 ईयर्स ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। और यहीं से हमारा जो कहानी है वो शुरू होता है। बट इस कहानी को समझने के लिए हमें एक टॉपिक और छोटा सा समझना होता है, दैट इज लेटर मुगल्स। तो थैंक यू, इतना ही। जय हिंद।